अगस्त का महीना खत्म होने को है। देश के सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर इस वक्त कई तरह की बहसें छिड़ी हुई हैं। कहीं जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, तो कहीं मंचों से मनुस्मृति पर बयानबाजी और उसके सियासी पलटवार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज हम इन बहसों से अलग एक ऐसे बुनियादी सवाल पर बात करेंगे जो सीधे देश के करोड़ों परिवारों के वर्तमान और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, और वो मुद्दा है रोजगार का। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट ने देश में शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। ये डेटा बता रहा है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका है। करोड़ों युवा खाली बैठे हैं, ना उनके पास नौकरी है, ना वो पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। कॉलेज में लाखों की फीस फूंकने के बाद नौजवानों की डिग्रियां दीवार पर टंगने के काम आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि नीति आयोग की उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, देश में युवाओं के रोजगार और करियर की वास्तविक स्थिति क्या है, और वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हालात सुधारे जा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले जिक्र आरक्षण पर चल रहे विवाद का। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ। हाथों में भगवा झंडे, बैनर और पोस्टर लिए ये लोग जातिगत आरक्षण के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक साथ कई मांगें थीं, जाति के आधार पर आरक्षण हटाने की, किन जातियों को अब तक आरक्षण मिला है उस पर एक वाइट पेपर लाने की, और कोटा के अंदर कोटा की मांग, और अगड़ी जाति के लिए पर्याप्त इंतजामात। प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए तो दिल्ली पुलिस भी सक्रिय दिखी। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की मंजूरी नहीं है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव बोले, भाजपा और उसके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे शब्दों के सहारे आरक्षण का विरोध करते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का भी पोस्ट आया। बोली, आरक्षण को हटाने की मांग करना देशभक्ति नहीं है, असली देशभक्ति है जातिवाद का खात्मा। जहां तक आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात है तो केंद्र और राज्य सरकारें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाती हैं। भ्रष्टाचार की वजह से इन योजनाओं का फायदा नहीं होता। कोई भी सरकार आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण ना दे। मोदी सरकार के भीतर से भी प्रतिक्रियाएं। सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठवाले ने कहा कि आरक्षण का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का विरोध संविधान का विरोध है। एक और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो कोई भी खत्म कर दे। चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वाले मंच शुद्धिकरण विवाद और दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारे जाने का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या आज समाज में छुआछूत खत्म हो गया है। उन्होंने क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन का भी कड़ा विरोध किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनका भी वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर उठी आवाजों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है, उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है, और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वैसे राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इस बयान से ब्रजेश पाठक ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, खासकर 2027 के यूपी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर 2024 के अनुभव बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं।
इसी बैकड्रॉप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना वीडियो वायरल किया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। शाह के इस वीडियो को दोनों पक्षों ने शेयर किया, आरक्षण हटाने की मांग करने वालों ने और उनके विरोधियों ने भी। और सोशल मीडिया पर यह जंग अभी भी चल रही है। आर्थिक बदतरी के लिए एक दूसरे के समुदायों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस बीच एक सरकारी रिपोर्ट आई है जिसने खलबली मचा दी है। उस पर आगे बात करते हैं। पहले एक और विवाद पर नजर डालते हैं जिसे लेकर भी आइडेंटिटीज का टकराव हो रहा है। तो हुआ ये कि 22 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जेनजी लड़कियों से बात की। बोले कि महिलाओं को मनुस्मृति की मानसिकता और पितृसत्ता को कुचल देना चाहिए। राहुल के इस बयान पर 24 अगस्त को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। बोले कि राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन इसके बाद भी भारत की परंपराओं और विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की। कहा तो ये भी गया कि जिस तरह राहुल हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर बोल लेते हैं, क्या वो किसी और धर्म को लेकर ऐसा कर सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के बीच सोशल मीडिया पर भी विवाद मचा हुआ है और ये कोई आज का नहीं है। सैकड़ों हजारों बार मनुस्मृति पर इस तरह का विवाद हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस के अन्य वीडियोस में हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी फोकस करते हैं रोजगार पर आई एक सरकारी रिपोर्ट पर जिसने खलबली मचाई हुई है। नीति आयोग ने रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जो 2021 के 78वें नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों पर आधारित है। और ये रिपोर्ट हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की धज्जियां उड़ाती है। मसलन भारत में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा नीट यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कैटेगरी में है। माने इतने युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन खाली बैठे युवाओं में से लगभग 88% घरेलू कामों में लगे हैं। जो युवा कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं उनमें से केवल 8.25% ही ऐसे रोजगार में हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन या डिग्री से मेल खाता है। नीति आयोग का मानना है कि आर्थिक तंगी और कॉलेज की महंगी फीस चुकाने के बाद निम्न आय वर्ग के छात्रों के पास अलग से स्किल ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे नहीं बचते, इसलिए उन्हें जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं या फिर घर बैठ जाते हैं। इस रिपोर्ट के आते ही 24 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने जुलाई 2026 के PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि देश में युवाओं की बेरोजगारी दर 15.6% है और युवा महिलाओं में तो ये 19.5% तक पहुंच गई है। खड़गे ने पीएम मोदी से सीधे 3 सवाल पूछे और कहा कि 20 से 29 साल के बेरोजगारों में 67% तो ग्रेजुएट है। 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी करीब 40% है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि करोड़ों नौकरियों का वादा कहां गया। सरकार में लाखों पद खाली पड़े हैं और पक्की नौकरियों की जगह ठेके की नौकरियों ने ले ली है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस से भरा हुआ एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक ने पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाल दिया है। बात बेरोजगारी पर हो रही है तो एक्सपर्ट्स भी अपनी राय रख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अर्थशास्त्री फरजाना अफरीदी का एक लेख छपा है जो युवाओं के सपनों और ज़मीनी हकीकत, इनके बीच का जो गैप है, जो सच्चाई है, उसका पर्दाफाश करता है। उन्होंने 2023 की गर्मियों में दिल्ली के 3000 युवाओं पर एक सर्वे किया था जिसके नतीजे कुछ इस तरह से रहे। लगभग 70% युवा ऐसी जॉब चाहते हैं जो उन्हें उनके आइडियल करियर पाथ पर ले जाए। वो किसी भी काम से समझौता करने को तैयार नहीं है। ज़्यादातर युवाओं की चाहत फॉर्मल सेक्टर या सैलरी वाली नौकरी है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत की अर्बन वर्कफोर्स में 50% से भी कम के पास सैलरी वाली नौकरी है। इन युवाओं में से केवल 10% ही पब्लिक सेक्टर नौकरी में हैं और लगभग 15% फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका सैलरी की उम्मीदों में है। सर्वे बताता है कि युवाओं को अपनी नौकरी से जितनी सैलरी की उम्मीद है, असल PLFS डेटा के अनुसार उन नौकरियों का वेतन
40% कम है। जब इन युवाओं को बाजार की असली सैलरी की सच्चाई बताई गई तो कई पुरुषों ने काम खोजने की अपनी इंटेंसिटी ही कम कर दी या लेबर मार्केट से बाहर हो गए। CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े भी लंबे समय से यही गवाही दे रहे हैं कि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है, क्योंकि हताश होकर युवा नौकरियां खोजना ही बंद कर दे रहे हैं। लेकिन नौकरियां पैदा कैसे होंगी? बिना मैन्युफैक्चरिंग के ये संभव नहीं है। इसी पर 24 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन, अभिषेक आनंद और जोश फेलमन का एक गंभीर आर्टिकल छपा। उन्होंने सरकार के मैन्युफैक्चरिंग डेटा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेख के मुताबिक नई GDP सीरीज में मैन्युफैक्चरिंग GVA डिफ्लेटर 2023 से 2025 के बीच लगातार 9 तिमाहियों तक नेगेटिव रहा है। इसका मतलब है कि कीमतों में गिरावट दिखाई गई है, जबकि असल अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। 2025-26 में रियल GVA और IIP के बीच का अंतर 15% अंकों का हो गया है। 2022-23 से 2025-26 के बीच GVA के हिसाब से रियल ग्रोथ 11% है, जबकि IIP के हिसाब से आउटपुट ग्रोथ सिर्फ 6% है। सुब्रमण्यन का सीधा सवाल है कि जब डेटा ही सवालों के घेरे में है तो हम कैसे मान लें कि चीन के मुकाबले हमारी मैन्युफैक्चरिंग वाकई बढ़ रही है। बेरोजगारी के साथ समस्या महंगाई भी है। लहसुन टमाटर के बाद अब प्याज भी महंगा होता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एक ही महीने के भीतर प्याज की कीमतें 19% बढ़ गई हैं। पिछले साल के मुकाबले औसत खुदरा कीमत 45% बढ़कर लगभग 42 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। बड़े शहरों का हाल तो और बुरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में प्याज 65 रुपए और चेन्नई में 58 रुपए किलो बिक रहा है। इस बढ़ती महंगाई को फूड इन्फ्लेशन बनने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को फायर फाइटिंग करनी पड़ रही है। 24 अगस्त से सरकार ने नासिक से कांदा एक्सप्रेस नाम की विशेष मालगाड़ी शुरू की है। ये ट्रेन वहां से प्याज भरकर दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और गुवाहाटी जैसे उन शहरों में पहुंचा रही है जहां कीमतें बेकाबू हो गई हैं। सरकार अपने बफर स्टॉक से भी प्याज बाजार में उतारने की तैयारी में है। इसके लिए जुलाई में ही प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया था। और सिर्फ प्याज ही नहीं, चीनी के दामों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। त्योहारों के ठीक पहले देश में चीनी का स्टॉक पिछले कई सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गया और सरकार को एक्सपोर्ट बैन करके ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट करने पर विचार करना पड़ रहा है। कीमतें 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ नीति आयोग कह रहा है कि 8.7 करोड़ युवा खाली बैठे हैं। अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि युवाओं को कम सैलरी मिल रही है और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा कंफ्यूज कर रहा है। महंगाई का आलम यह है कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस चलानी पड़ रही है। लेकिन इन असली और ज़रूरी मुद्दों से आंखें मूंदकर हमारा सिस्टम, हमारी राजनीति और शायद हमारा समाज भी आइडेंटिटी के मुद्दों पर माथापच्ची कर रहा है। बाकी आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।